और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ, कभी कभी वॉइस ब्रेक हो जाती है उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें बारिश की कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी मौसम भी बेवफा हो जाता है। आवाज तो अपनी जगह अच्छी है ही। तो आज का जो सेशन है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी है, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है। अभी मेरी वॉइस क्लियर है ना? ऑडियो इज क्लियर? वैसे आज मैं घर के बाहर हूँ, तो होटल से आपका ये सेशन ले रहा हूँ। आई होप कि मतलब डिस्टरबेंस ना हो। तो चलिए, आज का एक बेहतरीन सेशन हम स्टार्ट करते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटीज, है ना? अरे मौसम कर देता है कभी कभी भाई। मौसम कर देता है। आजकल मौसम देखो, गर्मी का मौसम है, बारिश ताबड़तोड़ हो रही है ना? तो उसके कारण ये जो जियो का नेटवर्क है ना, जियो का नेटवर्क बड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो चलिए अपन देखते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है। इस सेशन के द्वारा हम सीख जाएंगे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, और साथ साथ में उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना? तो आइए, आपका स्वागत है अगेन हमारे ये आज के बेहतरीन सेशन में, जो कि है नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड किया गया बाय सेक्शन 37 ऑफ बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है। 1983 में एक नया सेक्शन उसके लिए लागू किया, 45 ZA टू 45 ZF, विच प्रोवाइड इंटर एलिया फॉर नॉमिनेशन फैसिलिटी टू बैंक्स कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट एंड सेफ वॉल्ट लॉकर्स। ठीक है। अब हमको सेक्शन याद करना है कि साहब कौन सा सेक्शन है जहां पे नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात आती है। तो देखो, नॉमिनेशन की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब एक जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया से जाता है, तो उसकी संपत्ति किसको मिलेगी? जब एक जाता है जब भी तो दूसरा उसमें आएगा आएगा, है ना? एक जाएगा तब दूसरा आएगा। तो देखो, जेड पे खत्म हुआ, कहानी कहां पर खत्म हुई? 4 पे खत्म हुई तो 5 आया, और जेड पे खत्म हुई तो जेड के बाद कौन आया? ए आया। ठीक है। तो जब भी नॉमिनेशन फैसिलिटी का एक्ट पूछा जाए, सेक्शन पूछा जाए, तो 4 के बाद 5 आया, 45, और जेड के बाद ए आया। जेड की कहानी खत्म हो गई। जेड की कहानी खत्म होने के बाद वापस ए आया, तो 45 ZA। अब जेड ए से लेके उसके 6 पार्ट्स हैं, तो ए से लेकर एफ तक, विच प्रोवाइड्स नॉमिनेशन फैसिलिटी टू कस्टमर्स ऑफ द बैंक। और किस किस कस्टमर्स को हम देते हैं? तो देखो, उन सभी कस्टमर्स को मिलेगी जहां पे धन संपत्ति जब्त है, जैसे डिपॉजिट अकाउंट, वहां पर आपका पैसा है। सेफ डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट में भी कहीं ना कहीं पैसा है, या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो भी डिपॉजिट आपने रख रखा है वो वहां पर है, तो वो आपके सक्सेसर को मिलेगा। साथ ही साथ में सेफ वॉल्ट लॉकर्स, जो लॉकर फैसिलिटी ली है, उसमें भी सक्सेशन को आपका लॉकर फैसिलिटी का जो भी सामान है, जो भी वैल्यूएबल्स है, वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। इन तीनों जगह पे हम नॉमिनेशन फैसिलिटी देते हैं। The relevant rule framed by the central government with reference to the above section termed Banking Company Nomination Rules 1985. Nomination facility: bank depositor who are individual can make nomination of all type of deposit. नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है, वो कोई भी एक इंडिविजुअल किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकता है, सभी टाइप के डिपॉजिट्स के लिए। It's for all type of deposits. They can also change the nominees or cancel any nominee as
and when they wish to do so। और जो व्यक्ति नॉमिनी को बना सकता है वही व्यक्ति नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है। ज्यादा तिया पांचा करा तो हटाओ, बदल दो इसको। और उसने भी ज्यादा तिया पांचा किया, कैंसिल ही कर देंगे नॉमिनेशन। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति नॉमिनी बना भी सकता है, उसको बदल भी सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है। इन केस ऑफ द डिपॉजिट इन ज्वाइंट नेम, द मैंडेट शुड बी गिवन टू ऑल ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ डिपॉजिट। इन केस ऑफ द ज्वाइंट नेम, एक मैंडेट शुड बी गिवन टू ऑल ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द डिपॉजिट। Following specific format have been prescribed for the nomination for deposit with banks। अगर ज्वाइंट होल्डर्स हैं, है ना, कोई एक अकाउंट्स में ज्वाइंट होल्डर्स हैं, तो वो सभी अपना एक मैंडेट बना कर देंगे कि भाई ये व्यक्ति हमारे डिपॉजिट का नॉमिनी होगा। और नॉमिनेशन का एक फॉर्मेट होता है, नॉमिनेशन के फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, एक नहीं फॉर्मेट्स होते हैं उसके, है ना, कि फॉर्मेट्स क्या है, उसका एनेक्सर क्या है, वो देखते हैं। तो फॉर्म DA1 इज मेकिंग ऑफ नॉमिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आता है, ये मान के चलो। DA1 नॉमिनी बनाने के लिए, DA2 कैंसिल के लिए। सीधी बात, एक से हमने नॉमिनी बनाया और DA2 से हमने नॉमिनी को हटा दिया। ठीक, DA1 फॉर मेकिंग नॉमिनेशन और DA2 फॉर कैंसिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन। और DA3 फॉर चेंज इन नॉमिनेशन फॉर वेरिएशन ऑफ द सेड नॉमिनी टू बी मेड बाय द डिपॉजिटर। अगर राम आपका नॉमिनी है और आप चाहते हो कि श्याम आपका नॉमिनी बन जाए, है ना, सपोज करो श्याम आपका नॉमिनी है, आप चाहते हो कृष्णा आपका नॉमिनी बन जाए, ठीक है, आपको चेंज करना है अपना नॉमिनी, तो आप DA3 फॉर्म का इस्तेमाल करके उस नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, DA1 DA1 for making nominee, DA2 for cancellation और DA3 for change in nominee। The deposit in the name of individual in their personal capacity and in the name of the sole proprietor concerned can only be subject of nominee। There cannot be nomination in respect of the deposit held by the individual in his fiduciary capacity with the exception of sole proprietor concern। In case the depositor is a minor, the nomination shall be made by the person legally competent to do so। The depositor in the name of individual in their personal capacity and the name of sole proprietor concerned can only be subject to the nominee। अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है, ठीक है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जैसे कोई, किसी ने करंट अकाउंट ओपन किया, किसी ने दुकान के नाम पे अपना एक अकाउंट ओपन किया, है ना, उसका नाम लग दिया वर्धमान सेल्स। पर वर्धमान सेल्स का जो एक प्रोप्राइटर है जिसने वो वर्धमान सेल्स को ओपन किया है, उसका नाम है सुधीर। ठीक है, तो वो एक ही व्यक्ति है सुधीर, जो कि इस दुकान को वर्धमान सेल्स को चला रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटर। ठीक, वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा उस वर्धमान सेल्स का। ठीक है, और वही उसका बेनिफिशियरी ओनर भी कहलाएगा। तो अगर कोई इस तरीके से है तो वो भी अपने एक नॉमिनेशन फैसिलिटी ले सकता है। और देयर कैन नॉट बी नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट held by the individual in fiduciary capacity with the exception of sole proprietorship concern। In case of the depositor is minor, the nomination shall be made by the person legally competent to do so। और अगर जो डिपॉजिटर है
वो एक माइनर है, इन केस ऑफ डिपॉजिटर इज अ माइनर, अगर डिपॉजिटर जो है वो माइनर है, तो नॉमिनेशन जो होगा वो एक ऐसा पर्सन होगा जिसको लीगली, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जिसको एक नॉमिनी बनाया गया है, तो वो एक पर्सन उसका नॉमिनी होगा। किस केस में? माइनर के केस में। ज्वाइंट अकाउंट में भी नॉमिनी हो सकता है। अब देखिए उसका फीचर्स देखिए, द नॉमिनी शेल ऑन द डेथ ऑफ द सोल डिपॉजिटर और ऑल डिपॉजिटर। अनुराग, अनुराग कैसे हो अनुराग? बढ़िया सर। बढ़िया हो? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो। एक बार पीछे स्क्रीन लाना जरा, ये वाला, अभी इसके पढ़ाए थे। हाँ, तो ये स्क्रीन में अनुराग ने जैसे बताया कि नॉमिनेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा, इसका मतलब किसी भी फर्म पे अगर उस व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व होगा तभी नॉमिनेशन होगा। अगर वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हो, मतलब किसी फर्म का जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो नॉमिनेशन नहीं कर सकता। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में है और अगर जिम्मेदार व्यक्ति पर है, तो भी वो नहीं कर सकता, केवल वो पूर्ण स्वामित्व हो तभी वो नॉमिनेशन कर सकता है, ऐसी बात कही गई है। दूसरा, माइनर के केस में जो लीगली कॉम्पिटेंट होगा वो करेगा, जैसे कि गार्जियन, गार्जियन कॉम्पिटेंट है। अगर गार्जियन नेचुरल गार्जियन नहीं है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं है तो फिर लीगल गार्जियन, मतलब माइनर के केस में नॉमिनेशन करेगा। तो ये ऐसा अनुराग ने बताया कि जहां भी पूर्ण स्वामित्व होगा या इंडिविजुअल के केस में ही नॉमिनेशन होगा। ज्यादातर सवाल इसमें ये पूछा जाता है अनुराग कि नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है कहाँ अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल के केस में अवेलेबल है और सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के के साथ अवेलेबल रहता है ना। बहुत बढ़िया। और जो फॉर्म से रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल किसका पूछा जाता है अनुराग, बताओ? DA1, DA2, DA3? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कैंसिलेशन का, मतलब चेंज करने वाला, DA3 पर। DA2 का ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा DA2 का पूछा जाता DA2 कैंसिलेशन के लिए एंड DA3 फॉर चेंज इन नॉमिनेशन। है। हाँ, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो, है ना। बहुत जी अच्छा। जी। ओके ओके, ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। सेलिएंट फीचर देखते हैं हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के। तो द नॉमिनी शेल ऑन द डेथ ऑफ द सोल डिपॉजिटर और ऑल डिपॉजिटर एज द केस में बी become entitled to receive the money in the account of the depositor। जो नॉमिनी होगा वो सोल डिपॉजिटर की डेथ के केस में, सोल डिपॉजिटर की डेथ के केस में, और ऑल डिपॉजिटर भी अगर उस डेथ के केस में आ जाते हैं, तो एज द केस में भी, जो भी केस होगा, तो उसमें एंटाइटल होगा रिसीव द मनी ऑफ द अकाउंट ऑफ द डिपॉजिटर। तो जो भी उस डिपॉजिटर के अकाउंट में जो भी मनी होगा उसको रिसीव करने का वो हकदार होगा। Nomination are not permitted in respect of the deposits held in any representative capacity। ध्यान देना, nomination are not permitted in respect of the deposit held in any representative capacity, such as director of company, secretary in an association, partner of the firm, और कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखो, नॉमिनेशन अगर इंडिविजुअल है, सोल डिपॉजिटर है, उस केस में तो हमको मिल रहा है। बट अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, जैसे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी को वो डायरेक्ट कर रहा है, सेक्रेटरी है किसी एसोसिएशन का, या पार्टनरशिप है अगर किसी फर्म की, है ना, तो अगर वो अपना किसी को नॉमिनी बनाता है या नॉमिनी नॉमिनेशन के उस केस में आता है, तब वहां पर नॉमिनेशन हम नहीं बना पाएंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का, और मेरे बाद इस एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है उसका पूरा का पूरा स्वामित्व तो मेरे लड़के को मिलना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो इस केस में नॉमिनेशन फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऑल कस्टमर्स न्यू एंड एग्जिस्टिंग शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस फैसिलिटी। सभी कस्टमर, चाहे वो नए हों चाहे हमारे पुराने कस्टमर्स हों, उनको इस फैसिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड परस्यूडेड टू गिव नॉमिनेशन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। और उनको बताना चाहिए कि भाई आप अगर अकाउंट खोल रहे हैं, न्यू अकाउंट है,
तो आप अपना एक कोई ना कोई नॉमिनेशन बना लें एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट. If any customer does not wish to make nomination for any personal reason, an endorsement may be made in the nomination form. अगर कोई कस्टमर नहीं बनाना चाहता, if any customer does not wish to make nominee, कोई कस्टमर अगर नहीं चाहता कि भाई वो अपना एक नॉमिनी बनाए अपने पर्सनल रीजंस के कारण, तो एक एंडोर्समेंट में बी मेड इन द नॉमिनेशन फॉर्म, तो हम एक कोई एंडोर्समेंट नॉमिनेशन फॉर्म में बना देंगे. In respect of the term deposit, the nomination made will continue to be valid after renewal of that deposit. अगर कोई एफडी है या टर्म डिपॉजिट है, उसमें कोई नॉमिनेशन है और एफडी खत्म हो जाती है और उसके बाद ऑटो रिन्यू हो जाती है, तो जो नॉमिनेशन पहले था वही नॉमिनेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा आफ्टर रिन्यूअल. एफडी के रिन्यूअल होने के बाद भी वही नॉमिनेशन आपका कंटिन्यू रहेगा. नॉमिनेशन कैन बी गिवन ओनली इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल. नॉमिनेशन जो है कैन बी गिवन ओनली इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल. बहुत ध्यान से ये लाइन पढ़ना. नॉमिनेशन कैन बी गिवन ओनली इन फेवर ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल के फेवर में ही नॉमिनेशन यहां पर गिवन है. इफ द नॉमिनी इज माइनर, द पर्सन नॉमिनेटिंग should appoint another person who is not a minor to receive the money on behalf of minor in case of need. अगर नॉमिनी माइनर है तो जो पर्सन नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटिंग शुड बी अपॉइंट अनदर पर्सन हु इज नॉट माइनर. जिस पर्सन को भी लीगली माइनर का गार्जियन बनाया है, वो किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है. अगर माइनर है तो माइनर का कोई ना कोई एक लीगली गार्जियन होगा, तो वो जो गार्जियन है वो किसी अनदर पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है या अपॉइंट कर सकता है जो कि माइनर का नॉमिनेट होगा, माइनर का पैसा रिसीव कर सकता है इन एनी सडन केस, है ना, बहुत स्पेशल केस में. ओनली वन इंडिविजुअल कैन बी मेड अ नॉमिनी फॉर अ पर्टिकुलर डिपॉजिट अकाउंट. However, in case of safe deposit lockers, safe custody article, more than one nominee can be appointed. अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है, तो उस केस में केवल एक ही व्यक्ति को हम नॉमिनी बना सकते हैं. ओनली वन इंडिविजुअल कैन बी मेड एज नॉमिनी. किस केस में? डिपॉजिट के केस में. डिपॉजिट के केस में सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी के केस में मोर देन वन नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड. किस किस केस में? लॉकर और सेफ डिपॉजिट के केस में हम मोर देन वन नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हैं. बट अकेली सेफ डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें, डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ एक ही नॉमिनी कर सकते हैं. वेयर द डिपॉजिटर हैज मेड more than one deposit account, separate nominee in respect of the each deposit account must be made. अगर कोई व्यक्ति है या डिपॉजिटर है, वो कई डिपॉजिट कर देता है, जैसे मान लो उसने एक एफडी बनाई 1 लाख की, दूसरी बना दी 1.5 लाख की, तीसरी बना दी 3 लाख की. अब 3 अलग अलग एफडी हो गई उसके पास, वो चाह रहा है कि भाई हम 3 अलग अलग नॉमिनी बना दें, तो बिल्कुल बना सकता है. 1.5 लाख वाली में एक ए नाम के व्यक्ति को बना सकता है, फिर अगली में बी नाम के व्यक्ति को बना सकता है, और अगली में सी नाम के व्यक्ति को भी वो बना सकता है. 3 अलग अलग जितने डिपॉजिट अकाउंट वो ओपन कर सकता है, वो उसमें अपने डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग उस डिपॉजिट जितने डिपॉजिट्स हैं उतने भी वो नॉमिनी कर सकता है. Where the depositor wishes to nominate more than one person, where the depositor wishes to nominate more than one person for a single deposit, the depositor may be permitted splitting of the deposit in the proportion desired by him her, subject to the period and aggregate amount of the deposit not undergoing any changes as a result of such splitting. Such splitting will not amount to foreclosure and will not attract penalty. अगर कोई डिपॉजिटर है
और वो चाहता है कि मैं मोर देन 1%, द वेयर द डिपॉजिटर विशेष टू नॉमिनेट मोर देन 1% फॉर अ सिंगल डिपॉजिट। अगर कोई सिंगल डिपॉजिट है, सपोज करें एक एफडी है 1 लाख रुपए की, और डिपॉजिटर ये चाहता है कि उसमें मोर देन 1% को वो नॉमिनेट करे, है ना। वो क्या चाह रहा है, 1 लाख की मेरी एफडी है। अब 1 लाख की एफडी है, मतलब डिपॉजिट है मेरा, सिंगल डिपॉजिट। और नियम अनुसार क्या कह रहा है कि भाई आप एक डिपॉजिट में एक ही व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद भी उसकी इच्छा हो रही है, नहीं मान रहा भाई वो, तो वो ये चाहता है कि वो मोर देन 1% को नॉमिनेट करे। इस केस में डिपॉजिटर मे बी परमिटेड टू स्प्लिटिंग ऑफ डिपॉजिट इन प्रपोर्शन। इस केस में वो क्या कर सकता है, अपने डिपॉजिट को किसी एक प्रपोर्शन में स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, स्प्लिट कर सकता है डिपॉजिट डिजायर बाय हिम हर, सब्जेक्ट टू द पीरियड एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट नॉट अंडरगो एनी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ सच स्प्लिटिंग। किस कंडीशन में वो स्प्लिट कर सकता है, कि उसका जो भी पीरियड है और जो भी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, और स्प्लिट करना है उसको किसमें, परसेंटेज में, कि भाई 70% इसको मिल जाए, 30% इसको मिल जाए, जो भी एग्रीगेट वैल्यू है इस समय के बाद। ठीक है, तो इस तरीके की वो स्प्लिटिंग कर सकता है। बट सच a splitting will not amount to foreclosure and will not attract penalty। बट इस तरीके की जो स्प्लिटिंग है वो ये नहीं कह रही कि आप उसको पहले क्लोज कर दो या फिर हम उस पर पेनल्टी लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ना उस पर पेनल्टी लेना है और ना उस पर फोरक्लोजर करना है, सिर्फ उसको हम परसेंटेज में विभाजित कर देंगे। नॉमिनेशन फॉर पेंशन अकाउंट, जो पेंशन अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं। नॉमिनेशन में बी मेड बाय द पेंशनर इन द अकाउंट टू विच हिज पेंशन अमाउंट इज क्रिएटेड। वो एक हिसाब से डिपॉजिट अकाउंट है उसका, उसमें हम पेंशनर का जो अकाउंट है वो एक डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें हम आसानी से किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं। Pension can also be credited to the joint account of central state government pensioner with his spouse in whose favor an authorization of family pensioner exists, the pension payment office. In case of the pensioner has given nomination under area of pension nomination rule 1983, which will be applicable only for payment of the pension arrears, it is in favor of government for payment of arrears after death of the pensioner. The nomination obtained for the bank account under Banking Company Nomination Rule 1985 of the pensioner is to be covered credits all the credits already made into the account of the pensioner before the death of the pensioner. Bank must pursue the pensioner to give separate nominee, that is apart from one given of area of pension. इन लास्ट की दोनों स्लाइड्स का मैं आपको सार बता देता हूं, है ना। पेंशनर अकाउंट के केस में वो बोल रहा है कि पेंशनर अकाउंट में अगर इंडिविजुअल का केस है तो उसमें नॉमिनी कर सकते हैं। बट इंडिविजुअल का केस नहीं है, वो फैमिली पेंशनर्स का भी केस है। भाई जो भी पेंशनर अकाउंट होते हैं वो जनरली ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में ओपन करते हैं, है ना। तो हमें इन दोनों स्लाइड्स का ही आपको सार बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन दोनों स्लाइड्स को। तो पेंशनर के केस में इंडिविजुअल है तो कोई बात नहीं, वो अपना एक नॉमिनेशन कर देगा। बट पेंशनर्स का जो केस होता है उसमें फैमिली पेंशनर, मतलब वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है पेंशनर अकाउंट को। तो अब वो कह रहा है कि अगर जो भी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है हमको, है ना, जो भी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उसमें नॉमिनेशन नहीं देंगे, उसमें ऑटोमेटिक नॉमिनेशन किसको रहेगा, आपकी फैमिली पेंशनर को।
और उसके अलावा जो भी एरियर्स या जो भी आपका डिपॉजिट उस पेंशन अकाउंट में है, वो सारा का सारा मिल जाएगा जो भी नॉमिनेट व्यक्ति है उसको। ठीक है, दो बातें हो गई, जो गवर्नमेंट से मिलने वाली है वो मिलेगी फैमिली पेंशनर को, और अदर देन उसके जो भी आपके अकाउंट में पैसा है वो मिल जाएगा जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे उसको। सार इन दोनों स्लाइड्स का यही है। ठीक है, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, द सोल अकाउंट होल्डर शुड नॉमिनेट। ठीक है, अगर इंडिविजुअल का है, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, सोल अकाउंट होल्डर शुड नॉमिनेट। ठीक है, इंडिविजुअल के अकाउंट होल्डर में हम किसी एक अकाउंट होल्डर को नॉमिनेट कर सकते हैं। अकाउंट्स इन द ज्वाइंट नेम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, अब देखो, अकाउंट इन द नेम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, all the joint account holders must jointly nominate only one person in respect of the operational instruction। ठीक है, अगर कोई सोल इंडिविजुअल है वो किसी भी एक इंडिविजुअल को चूज कर सकता है नॉमिनेशन के लिए। बट अगर ज्वाइंट होल्डर्स की बात करें तो ज्वाइंट होल्डर्स के में हमें क्या करना है, मैंडेट लेना है कि आप किसी एक पर्सन को नॉमिनेशन कर रहे हैं, किसी एक को नॉमिनेट कर रहे हैं रिस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन इंस्पेक्टर को ध्यान में ला देते हुए, हु कैन नॉमिनेट, किसको हम नॉमिनेट कर सकते हैं? अकाउंट्स ऑफ माइनर्स ऑपरेटेड बाय द गार्जियन। ठीक है, हु कैन नॉमिनेट, हु कैन नॉमिनेट अकाउंट्स ऑफ माइनर ऑपरेटेड बाय द गार्जियन के केस में नॉमिनेशन शुड बी मेड बाय द गार्जियन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट। माइनर के केस में क्या होगा, जो गार्जियन होगा वो किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा कि भाई यू आर नॉमिनेटेड एज द नॉमिनी ऑफ दिस माइनर। ठीक है, वो उसको नॉमिनेट करेगा कि भाई आज से तुम इसके नॉमिनी हो, इस माइनर के। ठीक है, नॉमिनेशन शुड बी मेड बाय द गार्जियन, गार्जियन करेगा नॉमिनेशन, ऑथराइज करेगा कि भाई इसके बाद माइनर के बाद आप अकाउंट का ऑपरेशन आप करोगे। ठीक, जो भी अकाउंट में उसमें संपत्ति होगी वो आपकी। अकाउंट्स ऑफ माइनर ज्वाइंटली विद द गार्जियन नॉमिनेशन शुड बी मेड बाय द गार्जियन बोथ ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एंड गार्जियन हिमसेल्फ। और अगर माइनर का ज्वाइंटली अकाउंट है तब भी नॉमिनेशन गार्जियन ही करेगा, शुड बी मेड बाय द गार्जियन, बट वो अब दोनों के बिहाफ में करेगा। एज ए गार्जियन तो वो करेगा ही करेगा, और साथ में माइनर का गार्जियन होने के नाते भी वो किसी पर्सन को नॉमिनेट करेगा, दोनों का मैंडेट ही गार्जियन देगा। अकाउंट ऑपरेटेड बाय माइनर हिमसेल्फ, माइनर कैन नॉट नॉमिनेट। और अगर कोई अकाउंट माइनर ने खुद ही ओपन कराया है, अकाउंट ऑपरेट वो माइनर खुद ही कर रहा है, अकाउंट ऑपरेटेड बाय द माइनर हिमसेल्फ, माइनर कैन नॉट नॉमिनेट, माइनर बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं करेगा। नॉमिनेशन कैन बी मेड बाय द पर्सन लॉफुली इंटाइटल्ड empowered to act on behalf of the minor। ठीक है, अगर कोई माइनर, एक्सक्यूज मी, अकाउंट ऑपरेट कर रहा है कोई माइनर खुद ही, अकाउंट ऑपरेटर का माइनर है, तो माइनर किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकता है, बट नॉमिनेशन कैन बी मेड बाय द पर्सन लॉफुली, नॉमिनेशन हो सकता है कानूनी तौर पर, लीगली लॉफुली एम्पावर्ड टू एक्ट बिहाफ ऑफ द माइनर, माइनर के बिहाफ में, है ना, माइनर के बिहाफ में हम कानूनी तौर पर उसका एक कोई लॉफुली व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स में भी नॉमिनेशन कैन बी मेड इन द मैनर ऑफ स्टेट बिलो, मतलब एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स में भी लॉफुली हम एम्पावर कर सकते हैं किसी को नॉमिनेशन। एनी हु कैन बी नॉमिनेटेड, अब कौन है जो नॉमिनेटेड हो सकता है? ठीक है, अभी तो कौन नॉमिनेट कर सकता है उसकी बात थी, अब हो कौन सकता है नॉमिनी, है ना, हो कौन सकता है नॉमिनी? कोई भी इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया का रेसिडेंट हो, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी नेम्ड बाय द डिपॉजिटर, पर्सनल कैपेसिटी नेम्ड बाय द डिपॉजिटर।
कोई भी एक इंडिविजुअल इंडियन हो सकता है जिसका नाम डिपॉजिटर ले दे, जिसने बोल दिया कि भाई रामलाल को आज से हमारे खाते का नॉमिनी, डीए 1 फॉर्म भर के हमने दे दिया, तो आज से रामलाल हमारे सारे मतलब जिस भी अकाउंट का हमने भर के दिया उस अकाउंट का नॉमिनी हो गया। ठीक। माइनर के केस में रिप्रेजेंटेड बाय द गार्जियंस, नेचुरल और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और एनी एडल्ट पर्सन। माइनर के केस में क्या होगा, नॉमिनी कौन होगा, रिप्रेजेंटेटेड बाय द गार्जियन, उसका जो गार्जियन होगा वो, जिसको नेचुरल गार्जियन होगा या फिर जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा वो उसका नॉमिनेशन होगा। ठीक है। और एनी एडल्ट पर्सन, और कोई भी एडल्ट जिसको गार्जियन नियुक्त करेगा, कोई भी ऐसा एडल्ट पर्सन हो सकता है नॉमिनी। हु कैन बी नॉमिनेटेड, ए नॉन रेसिडेंट इंडियन भी हो सकता है। अब नॉन रेसिडेंट इंडियन में क्या होगा, दो कंडीशन बनती हैं, एक फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिनल, कोई फॉरेन नेशन होगा जो इंडियन ओरिजिन का होगा, या फिर कोई फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। इस दोनों केस में उसको नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ नॉमिनी। Remittance of fund from the account of deceased depositor to the non-resident nominee will be subject to the FEMA regulation prevailing at the time of remittance। अब अगर हमको ऐसा रेमिटेंस करना पड़ा जहां पर डिपॉजिटर की मृत्यु हो गई है, वो डिजीज हो गया है डिपॉजिटर, और उसका जो नॉमिनी है वो नॉन रेजिडेंट है, तो वो फेमा रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। कैंसिलेशन और वेरिएशन ऑफ द नॉमिनी, ए नॉमिनी कैन बी चेंज्ड और कैंसिल्ड बाय द डिपॉजिटर। नॉमिनेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं बाय द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के द्वारा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द डिपॉजिट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द डिपॉजिट। Instruction should be given in the prescribed form. Nomination can be changed, cancelled by the depositor any time during the currency of the deposit। जब तक आपके खाते में पैसा है, जब तक आपका डिपॉजिट अकाउंट है, तब तक आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो और नॉमिनी को कैंसिल भी कर सकते हो, जब तक आपके डिपॉजिट्स है तब तक ही। डिपॉजिट नहीं है तो ना नॉमिनी रहेगा ना चेंज की कहानी रहेगी। ठीक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब तक डिपॉजिट है तब तक नॉमिनी का कैंसिल है और नॉमिनी का चेंज है। जब पैसे ही नहीं है, जब डिपॉजिट ही नहीं है, तो ना नॉमिनी ना कैंसिलेशन। इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर फॉर डिपॉजिट इन द ज्वाइंट नेम, for deposits in the joint names, these forms should be signed by all the depositor और सर्वाइविंग डिपॉजिटर। अगर ज्वाइंट डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ ज्वाइंट्स है या ज्वाइंट होल्डर्स हैं, तो वो सभी लोग जब भी नॉमिनेशन फैसिलिटी लेंगे तो सभी लोगों के साइंड, दीज फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द डिपॉजिटर और सर्वाइविंग डिपॉजिटर। तो वो इस फॉर्म पर सभी लोगों के साइन होंगे कि भाई आज से ये व्यक्ति हमारा सबका एक नॉमिनी है। ठीक है। द नॉमिनेशन इज इन द फोर्स इवन व्हेन अ डिपॉजिट इज रिन्यू। अगर डिपॉजिट रिन्यू हो रहा है तब भी नॉमिनेशन उसमें रहेगा, अनलेस अ फ्रेश नॉमिनी इज मेड, जब हेलो। तक कि फ्रेश नॉमिनी ना बना ले। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं अजीत बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर, अगर कोई सर जनधन खाता खुलवा लिया, सपोज करिए। कौन सा खाता? जनधन खाता सर। हाँ, जनधन खाता।
जी। और सर उसमें कुछ पैसा रखने का कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, हाँ, जीरो भी पैसा हो तो सर वो नॉमिनी नहीं करा सकता है क्या? नॉमिनी तो करा सकता है। सर अभी सर जैसे आपने कहा कि सर पैसा है तो नॉमिनी कराइए, नहीं है तो मत कराइए। देखो, मेरे कहने का मतलब ये था जी। कि सपोज करो कोई कस्टमर है, जी। ठीक है, उसकी नॉमिनी का फीचर कहाँ आएगा? जैसे मैंने अभी बताया था, जब जेड चला जाएगा जब तो ए आएगा। जी। ठीक है। अब भैया एक कोई व्यक्ति था, मान लो एक्स नाम का व्यक्ति था, जी। उसकी डेथ हो गई और उसके डेथ के टाइम पे उसके पास कोई डिपॉजिट में पैसा ही नहीं था। नहीं था, जी सर, जी जी। तो जी। अब कौन नॉमिनी? जी। कुछ औचित्य बचा नॉमिनी का? नहीं जी। बचा। जी। हाँ ठीक। सर, फिर भी सर सपोज करिए हमारे पास इस समय पैसा नहीं है और हम इस समय जीवित भी हैं। हाँ, भविष्य में हमारा कोनो एलआईसी का पॉलिसी मेच्योर हो जाए और बचत खाते में पैसा आ जाए तो हो सर, जाएगा, रहेगा फिर नॉमिनी। भविष्य में अगर सपोज करिए अगर अभी हम डीए जीवित फॉर्म, हैं। डीए 1 फॉर्म भर के दिया है कि भाई मेरा हाँ ये डिपॉजिट हाँ। अकाउंट है, ये मेरा हम्म। सेविंग खाता नंबर है जिसमें चार सौ जी जी। इक्कीस है, उसका मैंने डीए 1 फॉर्म भर के दिया है, और कहा है जी कि जी। भाई। जी सर, अगर एक्सपेक्टेड हो अभी हमारे खाते में कोई पैसा नहीं, भविष्य में हमारे खाते में पैसा आ जाए, तो अगर हम अपने परिवार में किसी बच्चे को, परिवार को, पत्नी को या पड़ोसी को नॉमिनी बनाना चाहें तो हो सकता है ना वो? हाँ हाँ, हो सकता है वो। जी जी। वो हो जी। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। Under no circumstances a nominee be permitted to become the depositor of the account. Under no circumstances nominee be permitted to become the depositor of the account. किसी भी circumstances में हम नॉमिनी को डिपॉजिटर की सारी पावर्स नहीं देंगे। ठीक। The role of the nominee is only to receive the proceeds of the deposits in the event of the death of the depositor. नॉमिनी का जो नाम है या नॉमिनी का जो रोल है वो तभी सामने आएगा इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। नॉमिनी तभी आएगा केस में, तभी अपने रोल में आएगा जब डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाएगी, उसी केस में वो रोल में आएगा, और वो सिर्फ उसके अकाउंट्स की प्रोसीडिंग्स को रिसीव करेगा। ठीक। एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट टू द नॉमिनी, इवन इफ any objection is raised by the legal hire या claimant, except where court order restraining such payment, delivery are obtained, the bank gets a good and valid discharge. ठीक। अब ऑन द पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट टू द नॉमिनी, अब किसी डिपॉजिटर की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद नॉमिनी ने क्लेम किया, नॉमिनी का सेटलमेंट भी हो गया। ठीक। इफ एनी ऑब्जेक्शन इज रेड बाय द लीगल हायर, अब अगर जो उसके लीगल हायर्स हैं या जो क्लेमेंट हैं वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग सच पेमेंट, एक्सेप्शन रहेगा कि कोर्ट ऑर्डर्स का, है ना, डिलीवरी आर ऑब्टेन्ड, द बैंक गेट्स अ गुड एंड वैलिड डिस्चार्ज। देखो सीधी सी बात है, सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गोल्डी को अपना नॉमिनी बनाया है, ठीक, किसी व्यक्ति ने गोल्डी को अपना नॉमिनी बनाया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, गोल्डी आया आपके पास अपना पूरा वैलिड सब कुछ लेके, उसने कहा भैया ये इनकी मृत्यु हो गई और इनका नॉमिनी तो मैं था। तो बैंक क्या करेगा? उसकी ड्यू डिलीजेंस करके प्रोसीडिंग फॉरवर्ड कर देगा, किसको? गोल्डी को। ठीक। अब भैया जो वो डिपॉजिटर था उसके लीगल क्लेमेंट आ गए, लीगल हायर या क्लेमेंट आ गए कि भाई ये हमारे मतलब हम इनके लीगल हायर्स हैं और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो डिपॉजिट था वो हमें मिलना था, वो पैसा कहाँ है? तब वहां पर उस केस में जो बैंक ने किया है सेटलमेंट वो सही है, द बैंक गेट अ गुड एंड वैलिड डिस्चार्ज। जो बैंक ने डिस्चार्ज किया है
जो बैंक ने गोल्डी को नॉमिनी DA1 पे गोल्डी का नाम है, हमने गोल्डी को पैसा दिया, वो बैंक के अनुसार बिल्कुल सही है। क्लियर? The nominee does not get the ownership right by the virtue of nomination. नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन जो नॉमिनी है उसके लिए ओनरशिप का राइट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉमिनी बन गए तो तुम्हारे पास ओनरशिप आ गई, ये बिल्कुल नहीं है। आप रोलई में तब आओगे जब सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ओनरशिप का राइट बिल्कुल नहीं है। बट इज इन द पोजिशन ऑफ अ ट्रस्टी on behalf of the legal hire of the beneficiary of a bill and is responsible to account for the money to those persons. No loan can be granted to a nominee against the deposit of the deceased depositor. ठीक है, यहां पर नॉमिनी जो रहेगा वो ट्रस्टी रहेगा लीगल हायर और बेनिफिशरीज का। मान लो बहुत सारे उसके लीगल हायर्स हैं, तो लीगल हायर में से किसी एक व्यक्ति को हम नॉमिनेट कर देंगे कि भैया आप जो हो, मतलब वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कोई एक व्यक्ति को कि भाई इसको नॉमिनी बना दो, और वो जो रहेगा वो ट्रस्टी रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ लीगल हायर ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ अ बिल। ठीक है, बिल के केस में भी वही रहेगा, और रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल टू अकाउंट द मनी टू दोस पर्संस। ठीक, उसको हम सेटल कर देंगे। और कोई भी लोन, नो लोन कैन बी ग्रांटेड टू द नॉमिनी अगेंस्ट द डिपॉजिट ऑफ द डिसीज डिपॉजिटर। अगर उसके पास कोई भी डिपॉजिट है, डिपॉजिटर का जो भी डिपॉजिट है, सपोज करो 1 लाख रुपए की FD है, और नॉमिनी कह रहा है कि भाई अब मैं उसका नॉमिनी हूं तो मुझे इस FD के बेसिस पे लोन दे दो, तो हम उसको नहीं देंगे। ठीक है, कहेंगे भाई अकाउंट सेटल करो, अपने खाते में डालो, जबकि जब देखी जाएगी आगे की कहानी। पर जब तक उसके नॉमिनी के केस रहेगा तब तक उसमें हम उसको कोई भी लोन नहीं दे सकते। डेथ ऑफ अ कस्टमर और मिसिंग कस्टमर, एन अनाउंसमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक इन द न्यूज़पेपर और प्रोडक्शन ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। कस्टमर की डेथ कब मानी जाएगी? या तो वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ हो, या फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया हो, और रिपोर्ट फ्रॉम रिलायबल पर्सन एक्सेप्टेड सफिशिएंट नोटिस टू द बैंक टू एक्ट अपॉन। अब क्या करना है, बैंक को जब नोटिस मिला, जब पता चली कि भाई फलाना व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसका पेपर में छप के आ गया, या उसके क्लेमेंट्स ने आके डेथ सर्टिफिकेट दिया, तो हमको क्या करना है, एक सफिशिएंट एक्शन या एक्ट। बैंक को क्या करना है फिर, उसमें सबसे पहले तो आंख बंद करके उसको डेथ मार्क कर देना है, डिजीज्ड मार्क कर देना है। द फैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम विद द डेट एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वही डिजीज मार्क कर देना है कि भाई हमने इस सोर्स के द्वारा इसको आज की तारीख में डिजीज मार्क किया। On receipt of notice information of death or insolvency of insanity of a customer, the bank must ensure that no further payment out of the account is allowed. और जिस समय हम उसको इंसेनिटी या डिजीज घोषित कर देंगे, उसके बाद उस अकाउंट से कोई भी फर्दर पेमेंट नहीं अलाउ होगा। ठीक है, उसके बाद उस अकाउंट से कोई भी फर्दर पेमेंट अलाउ नहीं होगा, उसका सिर्फ सेटलमेंट ही होगा। या तो वो नॉमिनी सेटलमेंट होगा, या लीगल हायर है तो लीगल हायर से सेटलमेंट होगा। ठीक, डेथ ऑफ अ कस्टमर, मिसिंग कस्टमर, इवन द चेक डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी व्हेन प्रेजेंटेड आफ्टर रिसीव्ट ऑफ सच नोटिस इन फॉर्म शुड नॉट बी पेड। अगर कोई व्यक्ति ऐसा चेक प्रेजेंट करता है जो उसके मृत्यु के पहले साइन किया गया है, ठीक है, तब भी अगर वो उसकी मृत्यु के बाद चेक प्रेजेंट करता है, तब भी उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके मृत्यु के बाद कोई भी पेमेंट नहीं होगा, चाहे उसने पहले कितनी कस्में वादे करे हो। A claim from the legal hire and nominee of a missing customer should be handled carefully. कोई भी क्लेम लीगल हायर का हो या मिसिंग पर्सन के नॉमिनी का हो, उसको बहुत ध्यान पूर्वक हमको हैंडल करना है।
Bank should formulate a policy for settling such claim based on the legal opinion and avoiding inconvenience and undue hardship to the common person. इन केसेस में बैंक को अपनी जो भी पॉलिसी है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है इन सच केसेस में, और लीगल ओपिनियन लेते हुए इनकन्वीनियंस से बचना है, जिससे कि कोई भी परिजन सामान्य को परेशानी ना हो। लीगल ओपिनियन लेना है और जो भी बैंक की पॉलिसी इस रूप में कह रही है वो काम करना है इन केस ऑफ अ मिसिंग पर्सन। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर सर ये कह रहे थे, जैसे सर कोई पर्सन कोई डिजीट हो गया है, मृतक हो गया है, हम्म। सर हमें मालूम नहीं है कि वो क्या डिजीट है? हो गया है, मर गया है वो। अच्छा, सर मालूम नहीं है कि वो डिजीज हो गया, हाँ। जी जी जी, मालूम नहीं है हमें। और सर सपोज करिए आज वो उसकी डेथ हो जाती है, और वो आज की तारीख में कोनो चेक काट के दे दिया है सर, सपोज करिए कल या परसों में कोई आ जाता है तो हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे या मना कर देंगे, अगर हमें मालूम नहीं? जब तक बैंक ने डिजीज मार्क नहीं किया, जब तक बैंक को पता ही नहीं ना कि वो डिजीज है। जी जी भाई, जब तक जी। बैंक में किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि पर्सन डिजीज हो गया है, हाँ जब तक तो बैंक हाँ को सर, मालूम ही नहीं ना। हमें कोई सूचना ही नहीं है। हमें कोई सूचना ही नहीं, ना तो हमने पेपर पढ़ा, या हमें कोई कोई फॉर्मली कोनो हमें सूचना नहीं मिली। क्या करेंगे सर? हाँ, जब सूचना नहीं मिली तो उसमें कोई बात नहीं। जी। पर जैसे ही सूचना मिलती है या कुछ होता है तो आपको सबसे पहले डिजीज मार्क कर देना है। जब आप सर डिजीज मार्क कर देंगे तो जब पेमेंट हो गई नहीं उसका। जी और सर जी। ऐसा है। जी ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। Suitable threshold limit may be fixed for such claims to be settled without insisting on production of any document other than FIR. FIR and the non-traceable report issued by the police authority, है ना, एक FIR और नॉट ट्रेसेबल रिपोर्ट मिसिंग पर्सन की पुलिस अथॉरिटी देगी, वो लाके क्लेमेंट आपको सबमिट करेंगे। और अ लेटर ऑफ इंडेमिनिटी, लेटर ऑफ इंडेमिनिटी मतलब क्षतिपूर्ति बॉन्ड। द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिसिंग पर्सन इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, dealing with presumption of continuance and presumption of death respectively। मिसिंग पर्सन के केस में क्या होगा कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, फिक्स्ड है कि भाई सच क्लेम्स टू बी सेटल्ड विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, एक लिमिट है। और एक उसमें फिक्स्ड अमाउंट है कि भाई इतने तक का अमाउंट है। मुझे ऐसा ध्यान है शायद 5 लाख तक का ऐसा अमाउंट है कि या उस मिसिंग पर्सन के केस में दे सकते हैं। बट 5 लाख से ऊपर का अगर है, 5 लाख या 2 लाख है ऐसा कुछ है, शायद 5 लाख है। इसको कंफर्म करना पड़ेगा, अलग अलग बैंक के हिसाब से हो सकता है ये 5 लाख या 2 लाख में से, है ना। तो उससे ज्यादा का अमाउंट है तो वहां पर हमें FIR लगेगी और नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट लगेगी, जो कि पुलिस अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज्ड होगी। साथ साथ में लेटर ऑफ इंडेमिनिटी तो हर केस में लगेगा ही लगेगा। ठीक है। 7 years from the date when reported missing, the nominee or legal heir have to raise an express presumption of the death of the depositor before a competent court and obtained court order to that effect, exceeds on which the bank can settle claims of the deposit of such person। अब क्या होगा कि जब उसने FIR करी थी जिस तारीख को, उस तारीख से अगर 7 साल हो जाते हैं, ठीक है, और जिस तारीख में मिसिंग पर्सन की FIR दर्ज कर दी भाई फलाना पर्सन मिसिंग है, उससे 7 साल हो जाते हैं और वो पर्सन नहीं मिलता है, तो फिर क्या नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जनरेट करेगा पुलिस की भाई ये तो ट्रेसेबल पर्सन नहीं है, इसको हम नहीं ढूंढ सकते हैं। और वो जाके लीगल हायर और जो नॉमिनी है वो कोर्ट के पास जाएगा और ऑब्टेंड करेगा कोर्ट ऑर्डर कि भाई ये जो पर्सन है ये नहीं है और अब इस दुनिया में ही नहीं है। ठीक है। तब जाके उसका बैंक अकाउंट को सेटल करेंगे और उसके क्लेम्स को
रिलीज कर देंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है जब तक आप में कुछ पाने का जज्बा हो। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है जब तक आप में कुछ पाने का जज्बा हो। तो आज के इस रात्रिकालीन सेशन को अपन यहीं विराम देते हैं, और आई होप कि आप लोगों को नॉमिनी के बारे में आज सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।